नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय फिफ्थ क्लास। पहली बात तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहती हूँ, दैट इज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक्चुअली इट विल हेल्प मी अ लॉट। तो बातें किए बगैर मैं क्लास शुरू करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोग एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए थे। उसमें से हम लोग ऑलरेडी 4 एसेंशियल्स कंप्लीट कर चुके थे एलाबोरेटली। द लास्ट वन इज़ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ में हम लोग ये पढ़े कि एक स्वी जुरिस पर्सन के साथ हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो स्वी जुरिस का मतलब क्या है? अ पर्सन हु इज़ लीगली कॉम्पिटेंट। अब इतना सारा क्लास हम एलाबोरेटली ऑलरेडी मैं मेरे 4 क्लासों में समझा दी थी। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लेकिन पहले से एक एक करके वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन बीच में अगर कोई भी वीडियो देखेगा तो समझ में नहीं आएगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन से टॉपिक में हम ये डील कर रहे हैं। तो एज वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट भी हमारा एक और एसेंशियल है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमारा कंसेंट फ्री होना बहुत ही अहमियत रखता है। तो हम लोग कंसेंट वर्ड से अवेयर है, ऐसा नहीं है कि पहले दफ़ा सुन रहे हैं कि व्हाट इज़ कंसेंट। तो आईपीसी में हम लोग इस कंसेंट को लेके सिर्फ आईपीसी पे भी नहीं, किसी भी मूवी पे या फिर कहीं पे भी डेली लाइफ में कि मेरा कंसेंट नहीं है या फिर मेरा कंसेंट है। तो ये कंसेंट का मतलब क्या है? सहमत होना, किसी चीज़ से सहमत होना या फिर किसी के आइडिया से सहमत होना। तो आईपीसी में कंसेंट जैसा एक बहुत अहमियत रोल प्ले करता है। ठीक उसी प्रकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमारा ये वर्ड कंसेंट बहुत ही अहमियत रोल प्ले करता है। पूरे टॉपिक को ये कंसेंट वर्ड चेंज कर सकता है। अगर कंसेंट है तो अलग कंसेक्वेंसेस होगा, और अगर कंसेंट नहीं है, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है, तो उसका कंसेक्वेंसेस अलग होगा। अब हम वो एलाबोरेटली पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंसेक्वेंसेस और हाउ वी कैन से दैट व्हेन अ कंसेंट विल बी फ्री। कैसे बताएंगे कि हमारा कंसेंट फ्री कब होगा, ठीक है। तो पहले इंग्लिश में हम लोग मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं हिंदी में उसका एलाबोरेटली मतलब समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो फ्री कंसेंट दैट इज मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, ठीक है। ऐसे में फ्री कंसेंट का फिर से सेक्शन 13, 14, 15 ये सब कनेक्शन में है, लेकिन सेक्शन 10 जो बात कर रहा है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हमारा फ्री कंसेंट कैसे डिफाइन किया गया है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली में फ्री कंसेंट का सेक्शन 10 नहीं है। फ्री कंसेंट मेंशन किया गया है दूसरे सेक्शन में, लेकिन सेक्शन 10 जैसे हम लोगों का बात करता है व्हाट आर द एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो उसमें फ्री कंसेंट को एक टॉपिक माना गया है, ठीक है। तो सेक्शन 10 बता रहा है हमारा, सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ डिफाइंड द टर्म कॉन्सेंट। तो एक्चुअल कंसेंट का सेक्शन है सेक्शन 13, जो पहले ही मेंशन किया गया है सेक्शन 10 में। तो हम लोग जब सेक्शन 1 से पढ़ेंगे तो तब हम पहले ही पढ़ लेंगे कि सेक्शन 13 में मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 13 में क्या मेंशन किया गया है। तो एक्चुअल सेक्शन कंसेंट का क्या है? सेक्शन 13, नॉट कि सेक्शन 10, ठीक है। क्योंकि कंसेंट का सेक्शन क्या है ये प्री का एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग इसमें से कंफ्यूज करते हैं कि सेक्शन 10 में जैसे हम लोग फ्री कंसेंट पहले पढ़ के आ गए तो इसका मतलब फ्री कंसेंट सेक्शन 10 का ही है, लेकिन नहीं। एक्चुअली कंसेंट का सेक्शन है सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ डिफाइंड द टर्म कंसेंट। According
according to the section 13, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। का मतलब क्या है? जैसे पहले दिन से हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 2 पार्टीज आर नेसेसरी, ठीक है। तो सेक्शन 13 हमें क्या बता रहा है? जब दोनों पार्टी या फिर 2 व्यक्ति पर्सन जब एक ही चीज़ में, एक ही सेंस में अपना सहमत दे रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्री कंसेंट। मतलब अग्री अपॉन दी सेम थिंग, मतलब सेम चीज़ के लिए अग्री हो रहे हैं, और इन दिस एंड इन द सेम सेंस, सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। दिस इज इन द लैटिन एक्सप्रेशन कॉल्ड कॉन्सेंसस एड आइडेम। कॉन्सेंसस एड आइडेम का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी चीज़ से सहमत होना इन द सेम सेंस। मतलब मैं और मेरा दोस्त दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, ठीक है। अब दोनों में से मैं और मेरे दोस्त में से एक होगा ऑफरर, एक होगा एक्सेप्टर, ठीक है। ये तो हम पहले ही पढ़ के आ गए। अब कॉन्सेंट का मतलब क्या है? मेरा उसका मकान खरीदने का मन है, ये मैं मेरी दोस्त को बताई कि तुम्हारा वो जो मकान है वो मुझे खरीदना है। तो मेरा दोस्त मेरा कंसेंट क्या है? मैं उसका घर या फिर मकान खरीदना चाहती हूँ। तो मेरे कंसेंट के ऊपर उसने भी कंसेंट दिया, ठीक है तुम मकान खरीदना चाहती हो, मैं तुमको खरीदने के लिए पेपर्स बनवा के तुम्हारे घर में लेके आऊँगी, ठीक है। फिर तुम उसके बदले में अब कंसिडरेशन चाहिए, तो उसके बदले में मैं उसको पैसा दूंगी। अब पैसा तो म्यूचुअल में वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ मतलब बोलूँगी, ऐसा करके तो पैसा हर चीज़ में ठीक होता है, ठीक है। तो मानो घर का दाम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख है, ठीक है। तो उसने भी 10 लाख पे राज़ी हुई, मैं भी 10 लाख में राज़ी हुई उसी मकान खरीदने के लिए जो मेरी इच्छा थी। मानो कि वो उसके पास अभी 3 मकान है, ठीक है। लेकिन अब 3 मकान में मेरा इच्छा उसका पहला मकान खरीदने का है। अगर मेरी दोस्त का मुझे वो पहली मकान बेचने का इरादा उसका नहीं होता तो हम लोग एक ही चीज़ पे क्या राज़ी होते? ये एक ही चीज़ होना भी बहुत मैंडेटरी है। मतलब क्या हुआ इसमें? मुझे उसका पहला वाला मकान चाहिए और वो भी मुझे उसका पहला वाला मकान ही बेचेगी। तो ये क्या हुआ? कंसेंट दिया हम दोनों ने एक ही मकान के ऊपर ऑन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस। मतलब क्या? वो भी बेचना चाहता है और मैं उससे वो खरीदना चाहती हूँ इन द सेम सेंस। ये बेचने और खरीदने का सेंस है कि वो बेचेगा, मुझे वो लेना है, ठीक है। तो सेम थिंग का मतलब क्या है? पर्टिकुलर उसी चीज़ जो मैं उससे लेना चाहती हूँ वो भी मुझे वही देना चाहता है। ऐसा नहीं कि मुझे उसका मकान लेना था और वो मुझे उसका गोल्ड ज्वेलरी दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऑन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, ठीक है। अब इसका लैटिन टर्म क्या हुआ? कंसेंसस एड आइडेम, ठीक है। तो फिर से एक बार इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 फ्री कंसेंट हमारा क्या बताता है? व्हेन 2 or more persons said to be consent when they are agree on the same thing in the same sense, and इसका ही लैटिन एक्सप्रेशन है कंसेंसस एड आइडेम, ठीक है। In order to constitute a contract, both parties must consent to the agreement. मतलब एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों पार्टी को अपना कंसेंट देना है कि हाँ मैं ऑफरर हूँ, मैं उसके सामने मेरा प्रपोज़ल रखा था, उसने मेरे प्रपोज़ल को सुन के एक्सेप्टेंस दिया था, फिर उससे प्रॉमिस बना, फिर हमारा कंसिडरेशन तय हुआ। कंसिडरेशन तय होने के बाद उसमें वो हुआ एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट हमारा लीगली एनफोर्सिएबल हुआ, फिर बना हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हमें दोनों पार्टी को उसका कंसेंट देना आवश्यक है कि हाँ, हम दोनों ही एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खामोखा ही ख्याली पुलाव बनाते बनाते हम बोल दिए कि हाँ इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट, पर ठीक है देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। जैसे पिछले क्लास में हम बोले कि दोनों पार्टी में इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, नॉट अ मेयर सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। ऐसा नहीं है, मतलब पहले शुरू से ही दोनों पार्टी में ये इंटेंशन रहना चाहिए कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले से ही हम लोगों का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा है, ठीक उसी प्रकार से हम दोनों पार्टी को कंसेंट देना भी आवश्यक है। ठीक है, कि कंसेंट दे के हम उसको पूरा करेंगे। कंसेंट का मतलब सहमत, कि हाँ मेरा इच्छा है कि, या फिर हम दोनों का इच्छा है कि इसमें हम इस एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और एक स्टेज ऊपर जाके एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। ठीक है, तो इस फ्री कंसेंट के ऊपर एक केस लॉ है, अगर याद रहेगा तो फ्री कंसेंट के ऊपर ये केस लॉ लिख सकते हो, अदरवाइज वो अगर नहीं लिखोगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जान लेने से अच्छा है। केस लॉ क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सलीम स्टेनलेस स्टील सप्लायर्स AIR 1984। 84 ही है। अच्छा फिर से बता दे रही हूँ मैं वो केस लॉ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सलीम स्टेनलेस स्टील सप्लायर्स AIR 1984। ठीक है, अब in addition an agreement in order to be enforceable must be based on the free consent of all the parties। अब पहले हम ये पढ़े कि एग्रीमेंट में पार्टीज का कंसेंट होना आवश्यक था। ठीक है, अब कंसेंट होने मतलब ठीक है सहमति है सभी पार्टी का कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, सब कोई अपना सहमति बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट सबके साथ बनाना चाहती हूँ। ठीक है, या फिर बनाना चाहते हैं, लेकिन एनफोर्सिएबल किसी भी एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल बनाने के लिए वो कंसेंट हमारा फ्री कंसेंट होना आवश्यक है। ठीक है, तो कंसेंट हमारा मेंशन किया गया है सेक्शन 13 में, सिर्फ कंसेंट मेंशन किया गया है। व्हाट इज कंसेंट? ठीक है, एक लिटरली मीनिंग। फिर हम ये पढ़े कि एग्रीमेंट में कंसेंट सभी पार्टी को देना है, मतलब अपना सहमति। तो और एक लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि मेरा इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ कि हाँ हम सभी मिलके ये तय किया कि हम लोग एक एग्रीमेंट में अपना कंसेंट देंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या है, एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्रीमेंट कंसेंट देने के बाद कब एनफोर्सिएबल होगा? वो कंसेंट जब हमारा फ्री है तब। अब बीच में एक वर्ड घुस गया फ्री। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि पहले तो कंसेंट हम सब पार्टी का चाहिए एग्रीमेंट पे। ठीक है, मानो 5 आदमी है या फिर 6 आदमी है तो 6 का ही कंसेंट चाहिए कि हाँ ऑल द 6 पर्सन्स आर हेयर और फिर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार है। वो सब 6 जो मेंबर्स है पार्टी है एग्रीमेंट का अपना सहमति बता दिया है कि हाँ हम होना चाहते हैं इसका पार्ट, लेकिन इसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स करने के लिए कंसेंट का फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब ये फ्री कंसेंट क्या है, सभी पार्टी का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक एग्रीमेंट में 6 पार्टी है तो 6 पार्टी में 3 पार्टी का कंसेंट फ्री है और 3 पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, ज़बरदस्ती उसको मतलब कंसेंट दिलवाया गया, तब वो हम नहीं कह सकते कि सभी पार्टी का कंसेंट हमारा फ्री कंसेंट है। तो चीज़ें यहाँ पे मेन चीज़ों जो हम मेन चीज़ों जो हमें याद या फिर ध्यान से रखना है, क्या है वो, एक तो कंसेंट का सेक्शन हमारा 10 नहीं है, वो है सेक्शन 13, जिसमें कंसेंट का डेफिनेशन दिया गया है। कंसेंट का डेफिनेशन दिया क्या गया है, सेम थिंग इन द सेम सेंस, लैटिन में उसको कहते हैं कंसेंसस एड आइडियम, और सभी पार्टी का कंसेंट नेसेसरी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं, ये जो कंसेंट सभी पार्टी दे रहा है, इस सभी पार्टी के कंसेंट को फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये फ्री कंसेंट का डेफिनेशन या फिर कंसेप्ट क्या है, सेक्शन 14 अब बताता है। हम लोग 10 में ही सेक्शन 13 को पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 को। सेक्शन 14 स्टेट्स दैट कंसेंट इज टू बी फ्री। तो सेक्शन 14 हमें बताता है कि एक कंसेंट को फ्री कब बोलेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स कि एक कंसेंट हमारा फ्री होगा, क्या है, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। ठीक है, क्या है वो 5 चीज़, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। तो इन सबका सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है फ्रॉम 15 to 22। एलाबोरेटली उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक एक सेक्शंस हमारा मेंस के आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ इन सेक्शन 15, जो डिफाइन करता है क्वेश्चन क्या है, या फिर व्हाट इज़ सेक्शन 16, जो डिफाइन करता है व्हाट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अभी एक आइडिया हमको मिल गया कि कंसेंट हमारा मेंशन है सेक्शन 13 में, और एक कंसेंट कब फ्री होगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी कैन से टू इन बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसेंट का फ्री होना बहुत ही आवश्यक है। तो वो सेक्शन 14 बताता है कि एक कंसेंट कब हमारा फ्री होगा, कब फ्री होगा, जब हमारा कंसेंट ये क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक से ना दिया गया हो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब हमारा कंसेंट क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक से ना दिया गया हो, तब हमारा कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाएगा। ठीक है, व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। ठीक है, अब इन पांचों को याद करना एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, कफ एम स्क्वायर। कफ एम स्क्वायर मतलब CUF M to the power होल स्क्वायर। अब C से हम याद कर सकते हैं क्वेश्चन, U से याद कर सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, F से याद कर सकते हैं फ्रॉड, और M स्क्वायर से 2 M है, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, या फिर मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसको जो तरीके से याद करने में आसानी होगा वो याद कर सकते हैं। बट मैम हमारे टाइम में भी यही करके, दैट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक टू याद कफ एम स्क्वायर, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फ्री कंसेंट हमारा एक फैक्टर था, वो हमें याद हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर्स, जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट
मस्ट बी लॉफुल, ऑब्जेक्ट को लॉफुल होना भी बहुत आवश्यक है कंसिडरेशन की तरह ही. By this it is meant that the agreement must not be unlawful or illegal. Second, immoral and not opposed to public policy. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void ab initio वाइड सेक्शन 23. ठीक है, तो 23 और 24 में डिफ्रेशन जो एक डिटेल्ड डिफरेंट डिस्टिंक्शन की क्लास हमने की थी, शायद वो मेरी सेकंड क्लास में मेंशन है शायद ऑन माय सेकंड वीडियो. तो उसमें भी हम पढ़े कि एक कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट दोनों को ही लॉफुल होना है. ठीक है, अब लॉफुल ऑब्जेक्ट में वो किसी भी तरीके से अनलॉफुल या फिर इलीगल नहीं हो सकता, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकता वो ऑब्जेक्ट, और इमोरल नहीं हो सकता. अगर इन तीनों में ही ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से ये तीनों में से एक हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड एब इनिशियो होगा. मतलब शुरू से ही उसका कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ. तो वो 3 फैक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इलीगल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी का मतलब आम आदमी, जनता. पब्लिक का मतलब वही है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना है. ठीक है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि लॉफुल ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल या फिर इलीगल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स मतलब अच्छा, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स any agreement if the terms of which are uncertain, vague or illusionary. Such an agreement is expressly declared to be void according to section 29. Thus, it is absolutely necessary that there should be no ambiguity about what the parties intend. तो लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ये सारे एक एक फैक्टर्स है हमारा कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सेबल कराने के लिए. ठीक है, अब और एक हमारा फैक्टर है जो कि हमारा सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स है. ठीक है, ये तो पढ़ के ही हमें समझ में आ गया कि सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है. उसमें एग्रीमेंट में कोई एम्बिग्विटी नहीं होना है, मतलब अनसर्टेनिटी की कोई स्पेस नहीं है. देयर इज़ नो रूम फॉर अनसर्टेनिटी. मतलब हमने एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर हुए, मानो मैं और मेरी दोस्त ने एक ऐसे एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हुए जिसका मुद्दा है मैं तुम्हारे घोड़े को लेना चाहती हूँ 50 या फिर 60,000 में. अब ये कैसा एग्रीमेंट है भाई? इधर तुम 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करो या फिर 60,000 में क्लोज करो. ऐसा तो मुझे क्या मान के चलना चाहिए कि तुम मुझे 60,000 दोगे कि 50,000 दोगे? ये तो ऐसे करके तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना. या फिर मुझे तुम्हारा लाल वाला घर का आधा हिस्सा लेना है, पीले वाले घर का 1 रूम लेना है. ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? लेना है तो पूरा लो, नहीं तो मत लो. दिस इज व्हाट एम्बिग्विटी. ठीक है, अब मैं तेल की बिजनेस करती हूँ, सनफ्लावर तेल, मस्टर्ड ऑयल, ऐसे करके मैं तेल की बिजनेस करती हूँ. अब मेरा दोस्त मुझको फ़ोन करके सुबह बोला कि मैं ना तुमसे तेल खरीदने जाऊँगी. लो,
अब मैं तो हैरान होगी, तेल मतलब कौन से तेल खरीदने के लिए आओगे तुम? अब उसका स्टॉक मेरे पास है कि नहीं है वो भी तो देखना है मुझे। तो एम्बिग्विटी अगर किसी भी टर्म में हो एग्रीमेंट का, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है अंडर सेक्शन 29। ठीक है, तो कोर्ट उसको वॉइड मानेगा। क्यों वॉइड मानेगा? क्योंकि ये क्लियर ही तो नहीं है कि बताना क्या चाहता है, पार्टी का इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन ही क्लियर नहीं है तो हम लोग इसको वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान कैसे ले? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है तो सर्टेनिटी तो नहीं है ना कि नहीं मुझे तुमसे सरसों का तेल ही लेना है। दिस इज सर्टेनिटी कि हाँ वो आएगा, सरसों का तेल ही लेने आएगा, मेरे पास सरसों का तेल है, मैं उसे दे दूंगी। अब वो मुझे कौन से तेल लेने आएगा, दिस इज अनसर्टेनिटी। तो हर एक टर्म का मतलब सर्टेन होना चाहिए एग्रीमेंट में, अदरवाइज वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा अंडर सेक्शन 29। तो ये और एक फैक्टर्स है कि टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन। ठीक है, अब दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मैं और मेरे दोस्त ने ये प्रॉमिस किया कि तुम अगर वो हिडन ट्रेजर जो है वो अगर तुम बाय मैजिक निकाल दोगे तो मैं ये तुम्हारे लिए ये काम करने के लिए तैयार हूँ। पॉसिबल है। दो स्ट्रेट लाइन कभी भी सर्कल बना सकता है, तो ये मुद्दा ही अनसर्टेन है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस। दो स्ट्रेट लाइन कभी भी सर्कल नहीं बना सकता या फिर एक क्लोज्ड स्पेस नहीं बना सकता दो स्ट्रेट लाइन। वी ऑल नो दैट। अब इसके ऊपर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए गए तो कोर्ट तो बोल ही देगा कि नॉट पॉसिबल, ये तो कभी होगा ही नहीं। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो दिस इज ऑल्सो void in itself. The agreement must be capable of being performed। मतलब जिस मुद्दे के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है वो मतलब परफॉर्मेंस का लायक होना चाहिए वो। ठीक है, an agreement to do an act impossible in itself is void। पहले से ही हम ऐसा एक एक्ट मान लिए कि जो खुद में ही इम्पॉसिबल है, तो उसके ऊपर हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल है कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएं लेकिन बाद में कुछ कारण के लिए ड्यू टू सम रीजंस अब हम वो परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन पहले से ही इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। बाद में कुछ भी कारण के लिए वो इम्पॉसिबल हो गया, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन पहले से ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसका सेक्शन 56 पैरा 1 और सेक्शन 36 तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे में हम किसी भी इम्पॉसिबल एक्ट को मतलब जो एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा उस एक्ट के ऊपर बेस करके हम एग्रीमेंट को नहीं बना सकते। ठीक है, अब द 9th नंबर essential factor is not expressly declared to be void। मतलब क्या है ये? अब agreement must not have been expressly declared to be void by the contract act। contract act उस agreement को अगर void declare कर दिया तो वो तो हरगिज contract नहीं बनेगा। मतलब क्या है? हम जिस भी एग्रीमेंट के बेसिस से ये चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट अब लीगली एनफोर्सेबल हो जाए तो हम कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही जाएगा, लेकिन ये एग्रीमेंट को ही अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड बता दे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिस भी मुद्दे के ऊपर हम लोग एग्रीमेंट बनाए उस एग्रीमेंट को या फिर उस मुद्दे को ही अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेस कर दिया कि ये वॉइड है तो वो तो आगे एनफोर्सेबल नहीं होगा। सिंपल चीज़ है ना, अगर लॉ किसी चीज़ को भी बार्ड
बार्ड मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। अगर प्रिवेंट कर दिया तो उसको हम तो आगे नहीं लेके जा सकते। जैसे एक मर्डरर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएं, राइट? या फिर जो जेल में है उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएं? एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, लॉ ही तो उसको प्रिवेंट कर रहा है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? तो इंग्लिश में क्या है? द एग्रीमेंट must not have been declared to be void by the Contract Act. Following agreements are expressly declared to be void in Chapter 2 of ICA, Indian Contract Act, void Section 24 to Section 30. तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है वो मेंशन किया गया है चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक। सेक्शन 24 अगर किसी को भी याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेक्शन 24 एक्चुअली क्या डील करता है, क्योंकि इसका मतलब डिटेल्ड सेक्शन 23 से ये कैसे अलग है मैं समझाई हूँ। तो आई कैन मतलब मुझे लगता है कि कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो आंसर कर पाएगा कि सेक्शन 24 एक्चुअली डील करता है, ठीक है? और मुझे ये भी बताएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है? तो चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया दिया गया है सेक्शन 24 से 30 तक जो भी सेक्शंस हैं इनमें, तो ये सब डील क्या करता है? दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब ऐसा एक एग्रीमेंट जो डिक्लेयर किया गया है बाय लॉ कि वो वॉइड ही होगा। तो उन सब मैटर्स के ऊपर अगर हम लोग एग्रीमेंट बनाएं तो वो हमारा वॉइड ही बनेगा, ठीक है? तो मैं फिर से दोहराती हूँ कि एज चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी मेंशन्ड कि सेक्शन 24 से 30 तक जो भी इन सारी मुद्दे पे मतलब 24 से 30 तक जो भी हमारा मैटर है, एक एक सेक्शन में जो भी हमारा मैटर डिस्कस किया गया है उस मैटर के ऊपर अगर कुछ भी एग्रीमेंट बनेगा तो वो वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि लॉ ही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद उसको वॉइड मान रहा है, ठीक है? अच्छा, गर्मी बहुत है आजकल। हाँ, अब थोड़ा सा 24 से 30 तक ये हम जान लेंगे कि एक्चुअली इन सब सेक्शंस डील किसके बारे में करता है, तो हम लोगों को आसानी होगा कि ये जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है ये क्या है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको वॉइड मान रहे हैं, जिसके ऊपर हम एग्रीमेंट नहीं बना सकते। क्या है? यहाँ पे 24 मैं बता ही रही हूँ, बट फिर भी अगर वीडियो को देखने के समय किसी को याद आ गया कि 24 में क्या मेंशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि 24 एक्चुअली क्या डील करता है। एग्रीमेंट void if consideration and object unlawful in part, सेक्शन 24 बता रहा है। एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन नहीं है ऐसा एक एग्रीमेंट void है। किस सेक्शन के तहत? वाइड सेक्शन 25। एंड एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज के संदर्भ में अगर एग्रीमेंट है तो वो वॉइड होगा। कौन से सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 26। एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड के तहत वो है वॉइड होगा, वो वाइड सेक्शन 27। एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है? लीगल प्रोसीडिंग्स में वो भी वॉइड होगा। कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? सेक्शन 28। एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, पहले ही हम पढ़े, कहाँ पे मेंशन किया गया है? सेक्शन 29। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? सेक्शन 30, ठीक है? वेजर मतलब हम लोग बेट लगाते हैं कि अगर वो जीत गया तो तुमको ये मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेजर। पॉसिबल हम लोग फ्यूचर तो नहीं बोल सकते, अगर होगा तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर नहीं होगा तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ऐसा है,
ठीक है। अच्छा, तो अब तक हमने जो पढ़ा वो सेक्शन 10 का पार्ट 1 था, जिसमें हम टोटल 9, हाँ टोटल आई थिंक 9, हाँ टोटल 9 एसेंशियल फैक्टर्स हम कंप्लीट कर लिए। एंड एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन सभी 9 एसेंशियल फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये 9 एसेंशियल एसेंशियल्स होगा तभी हमारा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा और हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। तो अगर सेक्शन 10 राइट अबाउट सेक्शन 10 या फिर व्हाट इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एक्ट, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा जुडिशरी में, तो हमें ये 9 फैक्टर्स, दिस 9 एसेंशियल फैक्टर्स को हमें मेंशन करना है। छोटा छोटा करके हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हेडिंग दे देंगे, फॉर एग्जांपल फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का हम डेफिनेशन सेक्शन विथ सेक्शन नंबर लिख देंगे। अगर उसमें से केस लॉ याद है तो केस लॉ लिखेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे, क्योंकि टाइम भी हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। 3 घंटे में इतना सारा लिखना, ओके। तो डेफिनेशन दे दिए, सेक्शन नंबर्स दे दिए। अब उसमें से अगर कुछ इलास्ट्रेशंस या फिर कुछ और जो ऐसे पॉइंट करके कि हम लोगों का कंसेंट फ्री कब होगा, तो वो हम छोटा करके मेंशन कर दें कि सेक्शन 14 हमें ये बताता है कि एक कंसेंट हमारा फ्री कब होगा, जब वो पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के द्वारा नहीं किया गया है, तब हमारा कॉन्सेंट हो गया। ये एक फैक्टर हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट, कब हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया 3-4 लाइन में। फिर हम 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए कि अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, ये मेंशन कर दिया। तो 3-4 लाइन करके ऐसे अगर हम लोग 9 इसेंशियल पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए तो हमारा एक पूरा सेक्शन 10 का अच्छा खासा पिक्चर हमारा कॉपी में देख पाएंगे। तो पढ़ने में भी जो पढ़ेगा, मतलब जो सर हमारा कॉपी चेक करेगा, एक्चुअली उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं प्रेजेंटेबल वे में ये लिखा है, अच्छा है, ठीक है। तो ये पूरा जो 9 एसेंशियल फैक्टर्स हमारा है, तो वो पार्ट 1 हम ऑफ सेक्शन 10 है। अब पार्ट 2 में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें और कुछ एसेंशियल फैक्टर्स मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है। वो क्या है? वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे शादी में लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ है तो एक केस को प्रेजेंट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही हम कुछ पेपर सबमिट करके हम लोग जज के सामने नहीं बोल सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, खुद के केस को नहीं कर सकते। जो लोग कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को तो पता है कि ब्रीफ है, फिर ब्रीफ के बाद टेंडर करना पड़ता है, ऐसे अपने विटनेस को विटनेस बॉक्स में उठा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब बहुत सारा ऐसा अटेस्टेड करवाना पड़ता है, प्रोसीजर्स है जो फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो इसमें भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जो पार्ट 2 में दिया गया है ऑफ सेक्शन 10। क्या क्या है? द एग्रीमेंट्स में ईदर बी इन ओरल और इन राइटिंग। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड में हम पढ़े थे कि वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। As regards the legal effect, there is no difference between the legal effects made orally or in writing. In either case, it is legally enforceable, subject to the fulfillment of the essential elements of a contract act under section 10. अगर हमारा एग्रीमेंट ओरली बना कि बाय इन राइटिंग बना, उसमें से हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा लीगल फॉर्मेलिटीज़ में। दोनों का ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ सेम है। सिर्फ हमें देखना है कि वो हम जो 9 एसेंशियल फैक्टर्स पढ़े वो इसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो 9 एसेंशियल फैक्टर्स इंक्लूड हो रहा है तो एग्रीमेंट हमारा ओरली हो कि चाहे इन रिटन हो, हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ सेम है, ठीक है। However, there are certain agreements which must be in writing, attested
एंड रजिस्टर्ड। लेकिन कुछ ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हमें राइटिंग, अटेस्टेड और रजिस्ट्रेशन तीनों ही करवाना पड़ेगा, तभी हमारा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज जितना भी हमारा वो 9 एसेंशियल फैक्टर्स हम प्रेजेंट हो, वो हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो क्या क्या है जिसमें हमारा अटेस्टेड, राइटिंग और रजिस्टर्ड तीनों ही होना आवश्यक है। सेल में, लीज में, मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो तब हम सेल क्या है, लीज़ क्या है, मॉर्टगेज क्या है, तो सब पढ़ेंगे ही। लेकिन अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कि सेक्शन 9 में जो मेंशन किया गया है दैट रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेड एंड राइटिंग is necessary in सेल, लीज एंड मॉर्गेज। तभी हम इन सेल, लीज, मॉर्गेज में लीगली कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट इन तीनों में, सेल में, लीज में और मॉर्गेज में हम ओरली एग्रीमेंट नहीं बना सकते। हमें बनाना कैसा है, राइटिंग में बनाना है, उसको अटेस्टेड करवाना है, फिर उसको रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, तो इसमें हम अगर ओरली कर भी दे तो वो लीगली वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इट मे बी मेंशन्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट documents containing contract to transfer for consideration of immovable property where registration is compulsory shall be registered। मतलब जब हम कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब हमारा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मतलब क्या है, हमें उसको लिखना है। मुंह से बोल देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं पता चलेगा कि कौन पार्टी है, क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमें क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे हमारे पास एक कागज़ है, मानो मैं अपना घर ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी को, तो वो भी तो जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो तो बोलेगा कि तुम्हारे जो हाउस का पेपर्स है वो तो हमें चाहिए। विदाउट पेपर्स हम भी कैसे माने कि तुम मुझको ट्रांसफ़र कर दिया, मुंह से तो बोल के होगा नहीं। हम ऐसे किसी को बता सकते हैं आज से मेरा घर तुम्हारा है, थोड़ी बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अब उसके लिए वो बोलेगा तो मेरा अगर है तो पेपर्स दो, पेपर्स में लिखवा के दो कि मेरा घर आज से तुम्हारा है। दैट इज़ व्हाट, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे को विथ कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन होना आवश्यक है। तो कंसिडरेशन के साथ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है। तो ऐसा ट्रांसफ़र जहाँ कंसिडरेशन है, कैसा ट्रांसफ़र, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, तो उसमें रजिस्ट्रेशन एंड इन राइटिंग दोनों ही कंपलसरी है। ठीक है, इट मे बी मेंशन्ड in this context that documents containing contract for transfer of immovable property when registration is compulsory shall be registered with effect from 24th September 2001, that is mentioned under section 17 clause 1a of the Registration Act. If the agreement does not comply with necessary legal formalities, it cannot be legally enforced. तो सेक्शन 17 में ऑलरेडी ये ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये मेंशन किया गया है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही एक्चुअली ये मेंशन किया गया है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हो रहा है जिसमें कंसिडरेशन है, तो उसमें राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन दोनों का ही होना कंपलसरी है। अगर ये फॉर्मेलिटीज़
उस एग्रीमेंट में ना हो तो वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन अ समरी मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ऐसा मेंशन किया गया है कि एग्रीमेंट चाहे हम ओरली करें या फिर इन राइटिंग करें, इफ़ेक्ट हमारा चेंज नहीं होगा। सेम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा ट्रांसफर्स है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन, राइटिंग और हमारा अटेस्टेशन तीनों का ही ज़रूरत है। उन केस में हम उन सभी एग्रीमेंट को ओरली नहीं बना सकते। तो वो कौन से 3 ऐसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रांसफ़र है जहाँ पे हमारा ये रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेड और हमारा इन राइटिंग नेसेसरी है? दैट इज सेल, दैट इज लीज एंड द अनदर वन इज मॉर्टगेज। इन तीनों में हमारा ये रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेड और राइटिंग तीनों ही कंपलसरी है। ये जो बात है कि इसमें राइटिंग, अटेस्टेड, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन ये तीनों ही कंपलसरी है, ये लिखा कहाँ पे है? लिखा कहाँ पे है? रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें हमारा कंसिडरेशन है, तो उन सभी केस में हमारा वो राइटिंग और इन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन राइटिंग एंड इन रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जितना भी हमारा वो 9 एसेंशियल फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो, अगर ये लीगल फॉर्मेलिटी दैट इज़ इन राइटिंग एंड अटेस्टेटेड एंड रजिस्ट्रेशन ये ना हो तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ने ये मेंशन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना जिसमें कंसिडरेशन है, उसमें राइटिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों का होना कंपलसरी है। साथ ही साथ वो 9 फैक्टर्स जो पहले हम सेक्शन 10 पार्ट 1 में पढ़े, जिसका होना बहुत आवश्यक है, तो तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड या फिर लीगली एनफोर्सेबल मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी का भी होना आवश्यक है और वो 9 फैक्टर्स भी होना आवश्यक है। तो इन जनरल क्या कह सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ वो 9 एसेंशियल फैक्टर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना। आई रिपीट, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ हमारा 9 एसेंशियल फैक्टर्स का होना भी एक कॉन्ट्रैक्ट में आवश्यक है। तभी हम एक एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, तभी एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? भी कंक्लूजन तो आंसर्स में लिखना ही है, तो इतना सारा कुछ पढ़ के क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? In the light of all the above discussion, we may state that in order to make a contract, 2 requisites conditions are required. That is, existence of an agreement coupled with the enforceability of agreement by the law. मतलब पहले दिन से जो हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमारा 2 चीज़ बहुत आवश्यक है, वो है एक एग्रीमेंट, दूसरा उसका लीगली एनफोर्सेबल होना। अब एक एग्रीमेंट तो बन गया, ठीक है, एग्रीमेंट बनने के बाद हमारा वो जो एनफोर्सेबिलिटी है, उस एनफोर्सेबिलिटी में सेक्शन 10 आएगा। सेक्शन 10 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2
बोथ आर इंक्लूडेड। पार्ट 1 में हम 9 फैक्टर्स को पढ़े कि क्या क्या वो 9 फैक्टर्स है, एंड पार्ट 2 में पढ़े कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, हम कैसे प्रेजेंट करें अपने एग्रीमेंट को। तो जब हम एग्रीमेंट को उस हिसाब से बना दिया तब हमारा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, और हम तब से उस एग्रीमेंट को कह सकते हैं कि ये हमारा अब कॉन्ट्रैक्ट बना। नाउ वी कैन से एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आई होप सो आप सबको आया होगा कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। दिस इज़ अ 20 मार्क्स क्वेश्चन इन जुडिशरी। तो उसमें हमें पूरा ये लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा कि सेक्शन 10 में ऑल दैट 9 फैक्टर्स प्लस पार्ट 2 में वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड देन द कंक्लूशन कि एग्रीमेंट में इन सब में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी दोनों ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। अगर फिर भी इसमें क्लियर ना हुआ हो किसी का तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में उस पार्ट को डिफाइन करने की कोशिश करूँगी। एंड हाँ, तो ये रहा हमारा पूरा सेक्शन 10। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सेक्शन 10 पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ मेंशन इन सेक्शन 10, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई कैसे करें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से है, ठीक है। अंडर द इंडियन लॉ, मतलब इंडियन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट may be classified according to 3 parameters. 3 parameters क्या क्या है? Validity, formation and performance. तो क्या क्या 3 पैरामीटर है? Validity, formation and performance, ठीक है। अब हम वैलिडिटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, क्या है सेक्शन 2H? 2 क्लॉज H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पर क्या है कि एनफोर्सेबल है एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट है। An agreement becomes enforceable at law when certain essentials that are mentioned in section 10 of the Indian Contract Act are duly complied with. Duly complied with मतलब क्या है? जब हमारा वो 9 फैक्टर्स प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज़ सही तरीके से अप्लाई होगा एग्रीमेंट में, तभी तो वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा और हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो वैलिडिटी का मतलब यही है, वैलिड का मतलब सही होना, लॉ के सामने उसका कुछ अहमियत है, वैलिड है, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ द एलिमेंट इज़ मिसिंग, उन 9 में से एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़ में से अगर कुछ भी फैक्टर या फिर एक फैक्टर्स भी मिस हुआ तो उसको हम वैलिड नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? वैलिड तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ तो मिसिंग है। तो उस मिसिंग होने के लिए फिर से हम कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से डिवाइड करेंगे बिटवीन द पार्टीज? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट का क्या पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं हम 3 तरीके से। एक है हमारा वैलिडिटी, दूसरा हमारा फॉर्मेशन, तीसरा हमारा परफॉर्मेंस, ठीक है। सेक्शन 10 में हम पढ़ लिए कि कितना सारा फैक्टर्स है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है एक एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है। अगर एक एग्रीमेंट में सेक्शन 10 में हम जितना सारा भी पढ़ लिया, अगर सब फैक्टर्स प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट है तो वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन
अगर कुछ भी फैक्टर्स या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ मिसिंग हो गया तब हम वो क्या करेंगे, पूरे को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे या पूरे को हम कैंसिल भी नहीं करवा सकते। मानो 9 में से 8 है, एक नहीं है, एक फैक्टर्स नहीं है, तब क्या करें? पूरा तो नहीं कर सकते, 8 तो है ना, 8 फैक्टर्स तो है, एक फैक्टर्स नहीं है, तो उसमें क्या करें? तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 8 है, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो तब हम कैसे डिवाइड करें उस ट्रांजैक्शंस को? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों में से डिवाइड करेंगे मिसिंग होने के बाद। ठीक है, अच्छा हाँ, और भी तो है, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल 5 में हम डिवाइड करेंगे मिसिंग होने के बाद। मिसिंग होने के पहले हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब कुछ भी फैक्टर्स अगर हमारा मिसिंग है तो उसको हम टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर द 5 categories. Depending upon the nature of the element which is missing, अब जिस तरीके से जो फैक्टर मिसिंग है उसके हिसाब से हम इन 5 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लॉफुल कंसिडरेशन अगर मिसिंग है तो एक तरीके से डिवाइड करेंगे, अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो एक तरीके से डिवाइड करेंगे, मानो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज ही मिसिंग है तो एक तरीके से डिवाइड करेंगे, लेकिन इन 5 में ही करेंगे। क्या क्या 5? फिर से दोहराती हूँ, आई रिपीट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है? हाँ, वॉइड एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। अब इसमें भी पार्ट्स, ठीक है। void ab initio that are mentioned in section 11, 20, 23, 36, 56 पैरा 1। ऑलरेडी हमने ये थोड़ा सा पढ़ा है कि void ab initio का मतलब क्या है एंड expressly declared to be void क्या है। ठीक है, तो void एग्रीमेंट में पहला चीज़ है दैट कि ये void ab initio हो सकता है, सेकेंड expressly declared to be void हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कहाँ मेंशन किया गया है? चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम सेक्शन 24 टू सेक्शन 13। ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 1 वॉइड एग्रीमेंट के अंदर। ए का 1 और 2 पार्ट, वॉइड ab initio एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सेकेंड पॉइंट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड सेक्शन 2 क्लॉज जे ऑलरेडी हमने पढ़ा है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सुन के ये पता चल रहा है कि ये एक टाइम में तो एनफोर्सिएबल था, बाद में वॉइड बना। तो ऐसा मानो कि कुछ ऐसा चीज़ हो गया दोनों पार्टी में, फॉर एग्जांपल दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुम्हारे इस हॉल में परफॉर्म करूँगी, तो उसके बदले में एक नाइट के लिए मुझे तुम्हारा हॉल रेंट पे चाहिए, तो उसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। तो जिसका हॉल है वो मान गया कि ठीक है चलो तुम परफॉर्म करो, 10,000 रुपये तुम मुझे दे देना। लेकिन परफॉर्म करने के पहले हॉल में आग लग गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंसिडरेशन दोनों पार्टी में मिल गया, ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल है, कंसिडरेशन भी हमारा लॉफुल है, पार्टी भी हमारा 2 है, कॉम्पिटेंट पार्टी है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस हॉल में प्रोग्राम करने के लिए, वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया और आग में इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ कि वो प्रोग्राम से पहले ठीक नहीं हो सकता। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हम परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं कर सकते, किसी भी हाल में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ। तो वॉइड एग्रीमेंट में हम पहले क्या पढ़े कि ऐसा है एक एग्रीमेंट जो पहले से वॉइड है, एग्रीमेंट ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं,
वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 11, सेक्शन 20, 23, 36, 56 पैरा 1 डील करता है वॉइड एब इनिशियो, पहले से ही वॉइड है, ठीक है। सेकेंड क्या है, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर ही कर दिया कि इसके ऊपर अगर कुछ भी एग्रीमेंट बनेगा तो वो वॉइड ही होगा। अब जब हेड ऑफिस ही मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये वॉइड होगा, तो हम क्या करें, है वॉइड, हमें वॉइड ही मानना पड़ेगा। तो चैप्टर 2 में एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हम लोगों का मेंशन किया गया है फ्रॉम सेक्शन 24 टू सेक्शन 30, ठीक है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड सेक्शन 2J, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम पढ़े हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड सेक्शन 2 क्लॉज I। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एडवांटेज लेना चाहता है लेकिन दूसरा पार्टी वो एडवांटेज देना नहीं चाहता, मतलब वो उसका कंसेंट ही नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसेगा, लेकिन दूसरा पार्टी उसको बाय थ्रेटनिंग, ज़बरदस्ती करके, उसको उसके ऊपर जबरन वसूली करके, हैरस करके, या फिर थ्रेट देके, फ्रॉड करके, मिस्टेक करके, क्वेश्चन करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, जो पर एक कफेम स्क्वायर, मतलब उसके हेल्प लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एंटर किया गया कि नहीं तुमको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। बेचारा वो बोला कि नहीं अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं है, अभी मेरा घर तुमको बेचना ही नहीं है, या फिर मेरा जगह तुमको बेचना ही नहीं है। ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा विक्टिम है जिसके ऊपर हम मतलब प्रेशर यूज़ किया, एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को बना भी सकता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी होने दे सकता है। तो 2 ऑप्शंस खुला है एग्रीव्ड पार्टी के पास, ना कि जो फ्रॉड किया या फिर जो थ्रेट या फिर जो प्रेशर या फिर जो हैरेस किया उसके पास नहीं, जिसके ऊपर किया गया उसके पास 2 रास्ता खुला है, एक कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे या फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। पहले ही पढ़े हैं कि कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं था, ज़बरदस्ती में कंसेंट को दिलवाया गया, ठीक है। 4th one is illegal agreement. An illegal agreement is one which is opposed to a law. law के खिलाफ है, उसको illegal मानेंगे, और opposed to some rule of basic policy of the state. स्टेट का कुछ नियम है, कुछ पॉलिसी है, उसके खिलाफ है, और क्रिमिनल इन नेचर है, और इमोरल और opposed to पब्लिक पॉलिसी है। Such an agreement is certainly void and has no legal effect and forbids of making of such agreement. An illegal agreement has, however, much more wider significance than a void agreement. Accordingly, an illegal agreement must be distinguished from a void agreement. एक void agreement और एक illegal agreement में बहुत ही डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट अलग है, इलीगल ही अलग है। वॉइड में हम लोग इलीगल की कुछ बात नहीं कर रहे। इलीगल मतलब ऐसा काम जो लॉ के अपोज हो, या फिर स्टेट पॉलिसी के अपोज में हो, या फिर क्रिमिनल इन नेचर में हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, ठीक है। ये सारा फैक्टर हमारा वॉइड एग्रीमेंट में नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट में हम ये नहीं पढ़े, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन समझना है कि इलीगली क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्या है, और वॉइड एग्रीमेंट हमारा क्या है। वॉइड एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी बी criminal in nature or it may not be immoral or opposed to public policy. एक void agreement को criminal in nature में होने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर opposed to law भी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि
वॉइड एग्रीमेंट में हम इन ट्रेड या फिर इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज या फिर इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड या फिर अनसर्टेनिटी, टर्म्स अनसर्टेन है, ये सब वॉइड है। उसमें क्रिमिनल इन नेचर या फिर अपोज टू लॉ, इसमें ऐसा कुछ बात उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है वॉइड एग्रीमेंट में, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज वॉइड एब इनिशियो। कुछ ऐसा काम जो खुद में ही इम्पॉसिबल है, जिसको कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, वो वॉइड एब इनिशियो है। Although there may be nothing in such an agreement which is opposed to public policy. हम लोग ऐसे एक मुद्दे के ऊपर एग्रीमेंट बना रहे हैं जो खुद में ही इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्ट्रेट लाइन से सर्कल नहीं बना सकता, तो इस मुद्दे के ऊपर अगर दो पार्टी ने एग्रीमेंट बनाया तो वो तो टिकेगा ही नहीं। मतलब जिंदगी में वो पॉसिबल नहीं है कि दो स्ट्रेट लाइन से वो एक सर्कल बनाए। तो इसमें से लॉ की कोई बात नहीं है कि ये अपोज टू लॉ है या फिर क्रिमिनल इन नेचर है। दोनों आदमी ऐसे बैठे बात करते करते बोले कि चलो अगर तुम ऐसे सर्कल बना दिए दो स्ट्रेट लाइन से, तो तुम्हें बदले में ये मिलेगा। पॉसिबल है, जिंदगी में वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा कंसिडरेशन से हम करें क्या, जो हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसमें कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, वाइड हो गया। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? अच्छा, सच एन एग्रीमेंट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इन इमोरल इन नेचर, अगेन एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड बट नॉट इलीगल। इलीगल का मतलब ही बार बार हमें आ रहा है जो लॉ के खिलाफ है। तो अगर एक लॉ के खिलाफ है, मतलब अगर दो स्ट्रेट लाइन एक सर्कल नहीं बना पाया, तो ये एक लॉ के खिलाफ नहीं है। या फिर हम पागल के साथ एग्रीमेंट में आ गए तो ये लॉ के खिलाफ नहीं है। एक छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आ गए तो वो हमारा लॉ के खिलाफ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो तो अगेंस्ट द लॉ है ही ना, अगेंस्ट द लॉ है। लाइकवाइज एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, हमें एक जगह पे हमारा बिजनेस करने से हमें कोई रोक रहा है, दैट इज वॉइड, बट वी कैन नॉट से दैट इट्स इलीगल इन नेचर। कुछ भी बिजनेस हो, मानो कपड़े का बिजनेस हो या फिर कुछ ऐसे स्टेशनरी आइटम्स का बिजनेस हो या फिर फूल का बिजनेस हो, हमें उस जगह पे नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो हमारा वॉइड है, क्योंकि हम एक इंडियन सिटीज़न है। हम किसी भी जगह पे भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ऑलरेडी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़े हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अगर कोई रोकेगा तो वो क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। लेकिन ये इलीगली नेचर नहीं है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो लॉ के खिलाफ है, इलीगल नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, बट वी कैन नॉट टर्म इट इज़ एन इलीगल it as an illegal agreement as we do when it is an agreement to commit murder, dacoity etc. तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर है या फिर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अगर है, मतलब मुझे उसके साथ शादी करना है लेकिन कोई मुझे रोक रहा है कि तुम उसके साथ शादी नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे, किसी भी हाल में नहीं करोगे, हो ये बहुत सारे फैमिली में भी कॉमन बात है, ठीक है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रही हूँ। तो ये जो शादी ना करना या फिर बिजनेस को रन ना करवाना किसी जगह पे, ये वॉइड है, लेकिन इलीगल इन नेचर नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किए कि डकैती करेंगे, रॉबरी करेंगे, किसी को मर्डर करेंगे, ये इलीगल इन नेचर है, क्योंकि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट नहीं देता कि हम किसी को जाके मार दें, किसी भी जगह पे डकैती करवा दें या फिर रॉबरी करवा दें, नहीं, कि किसी को अगवा करके लेके आए, नहीं, ऐसा राइट हमें नहीं देता। तो दैट इज़ इलीगल इन नेचर।
तो इलीगल इन नेचर मतलब क्या है, जैसा राइट हमारे पास नहीं है, हम कानून के खिलाफ जाके वो काम कर रहे हैं जिससे लोगों का नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। और वॉइड एग्रीमेंट में क्या है, ऐसे जो हम ऐसे ही लॉ के सामने उसका कोई अहमियत नहीं है, लॉ उसको नहीं मानता, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो इसमें भी जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। वॉइड क्यों? वॉइड का मतलब ही है ज़ीरो, शून्य। तो सब इलीगल एग्रीमेंट हमारा वॉइड है, लेकिन सब वॉइड एग्रीमेंट हमारा इलीगल इन नेचर नहीं है। फिर से आई रिपीट, सब इलीगल एग्रीमेंट हमारा वॉइड है, लेकिन सब वॉइड एग्रीमेंट हमारा इलीगल इन नेचर नहीं है। समझ में आया? आज का क्लास इतना दूरी रखेंगे क्योंकि दोनों ही सेक्शन 10 पार्ट 2 और फिर हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन है परफॉर्मेंस पे, वैलिडिटी पे, फिर फॉर्मेशन पे, फिर अगर इन सारी चीज़ों मतलब 9 फैक्टर्स अगर हमारा 9 फैक्टर्स में से अगर किसी भी फैक्टर्स मिसिंग है तो उस हिसाब से फिर हमारा कैसा होगा, 5 ये जो इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको फिर से एलाबोरेटली हम लोग कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना दूरी रहने देते हैं। तो आज का क्लास हम शॉर्ट में फिर से वाइंड अप कर लेते हैं कि सेक्शन 10 में हमारा 9 फैक्टर्स हमारा मेंशन किया गया है, जैसे लॉफुल ऑब्जेक्ट होना, फ्री कंसेंट का होना, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना, फिर सर्टेनिटी ऑफ द टर्म, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो इन सभी फैक्टर्स का मौजूद होना एक एग्रीमेंट पे ज़रूरी है। उसके साथ पार्ट 2 में जो मेंशन किया गया है लीगल फॉर्मेलिटीज़ का, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी मेंशन बोलता है कि कुछ भी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें कंसिडरेशन है, वैसा एग्रीमेंट हमारा इन राइटिंग एंड इन रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। लेकिन इन जनरल एक एग्रीमेंट को अगर हम लोग ओरली बनाए या फिर इन राइटिंग में बनाए, ऐसा कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ है जैसे सेल, लीज, मॉर्टगेज, इन केस में हमें ओरली ना बना के उसको राइटिंग में बनवाना है। राइटिंग इज़ कंपलसरी, अटेस्टेशन इज़ कंपलसरी एंड रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, तब वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम उसके बाद क्या पढ़ें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें। कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? 3 में, on the validity, on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of performance। अब validity का मतलब वैलिड क्या है? जब हमारा वो 9 फैक्टर्स, सेक्शन 10 का 9 फैक्टर्स एंड पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 10 प्रेजेंट होगा, उसको हम वैलिड मानेंगे। लेकिन एक भी फैक्टर्स अगर मिसिंग है तो उसके हिसाब से हम फिर से 5 तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। वो 5 तरीके से क्लासिफिकेशन क्या क्या है? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में थोड़ा सा नहीं, बहुत सा डिफरेंस है। इलीगल मतलब जो कानून ही हमें रोकता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल डेकॉइटी, मर्डर नहीं कर सकते। और वॉइड का मतलब क्या है? जिसका कोई अहमियत लॉ के सामने नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉ ही हमें रोक रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, लॉ के सामने उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, दैट इज दे आर वॉइड एब इनिशियो और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ अगर किसी को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर देंगे कि कौन सा सेक्शन या फिर कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो आई विल ट्राई ऑन नेक्स्ट क्लास कि मैं ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ दिस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू like, share and subscribe my
my channel, as it will really help me a lot. So thank you. आप enjoy करें नवरात्रि. Thank you.